देखिए हमारी जो आज की क्लास है दैट इज ऑन जून, वी आर स्टार्टिंग पास पेपर क्वेश्चंस, ईयरली पास पेपर हम शुरू कर रहे हैं। पेपर 4 हमने काफी सारे नोट्स एटीपी के बनाए हैं। एटीपी के हमें कुछ नोट्स और भी बनाने हैं विद टाइम। अभी हमारे पास 2-3 क्लासेस और उसकी ड्यू है। ये है जून 15, पेपर है 41। इसमें 21 आउट ऑफ 30 पर ए था। और आपके पास जो ईयरली पास पेपर की बुक है वो होनी चाहिए। कोई भी ईयरली पास पेपर बुक चलेगी, बट रेड स्पॉट मत लीजिएगा, रेड स्पॉट मत रखिएगा, क्योंकि ना उसमें फिर लिखने का और वो जगह नहीं होती प्रॉपर, वो एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं होता। देखो मैं पहला क्वेश्चन देख रहा हूं। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स अ बॉल बाउंसिंग ऑन अ बेंच। The student drops the ball from a height h of 100 centimeter above the bench as shown in the figure. Figure 1.1a. He measures the height of the ball at the top of the first bounce. The motion of the ball shown in the figure is this. देखो यहां से बॉल को गिराएगा और फिर बॉल बाउंस करेगी। ये बॉल गिरी और ये बॉल बाउंस कर गई। सब लोग ये वाला देखिएगा। State how the student can check that the meter rule is vertical. ये मैंने आपको नोट्स में लिखाया था। नोट्स में लिखवाया था कि किसी चीज का वर्टिकल स्टेटस चेक करने के दो तरीके हैं। वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन 2 तरीके कौन से हैं? एक तो सेट स्क्वायर लगा दो। अगर आपके पास सेट स्क्वायर नहीं है तो फिर आप क्या लगा सकते हो? प्लम लाइन। वैसे एक स्पिरिट लेवल भी होता है, लेकिन अक्सर बच्चे उससे वाकिफ नहीं होते। तो आंसर लिखो ए पार्ट 1। अगर आपके पास पास पेपर बुक है तो आप आंसर लिखो। आंसर लिखिएगा कि यूज अ सेट स्क्वायर, यूज अ सेट स्क्वायर आंसर लिखिएगा यूज अ सेट स्क्वायर adjacent to the rod, sorry, meter rule, adjacent to the What meter rule. year is हाँ बोले बोले। what year is this? June 15,
41 मैंने ग्रुप पे भी लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। लिखिएगा यूज अ सेट स्क्वायर एडजेसेंट टू द मीटर रूल, ये पार्ट 1 लिखवा रहा हूं, एडजेसेंट टू द मीटर रूल। सर हम सेट स्क्वायर कब यूज करते हैं, कब कब यूज करते हैं? अब देखो इसके लिए आप सबको ना ये ख्याल रखना पड़ेगा कि इसके प्रॉपर नोट्स बने हैं। अब तो पास पेपर चल रहे हैं, तो आपको सबको ये करना पड़ेगा कि एटीपी के नोट्स एक मर्तबा जरूर रिवाइज करें, क्योंकि अदरवाइज आप मॉक में भी आपको फायदा होगा। जिनके मॉक हैं अभी सीआईज हैं, तो एटीपी का हमने एक अलग रजिस्टर बनाया था। सेट स्क्वायर यूज करते हैं किसी चीज को देखने के लिए कि वो वर्टिकल है या नहीं, तो आप लिखिएगा। ओके सर। तो सर अभी तो सिर्फ स्टेटमेंट में आया है, इन केस पेपर में ये भी आ सकता है कि अगर हमें प्रैक्टिकली यूज करना पड़े, सो वी हैव टू टेक अ सेट स्क्वायर। इस तरह नहीं समझ में आएगा। ये बेसिकली देखें, याद रखें, जब तक आप उस सारे नोट्स के रजिस्टर को नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको इस तरह क्वेश्चन सोचेंगे, फिर तो बहुत सारी चीजें। सेट स्क्वायर के सारे यूज मैंने लिखवाए हैं, तो अब वो एक मरतबा देखने होंगे। तो लिखिएगा कि यूज अ सेट स्क्वायर एडजेसेंट टू द मीटर रूल टू कंफर्म दैट इट इज वर्टिकल, to confirm it is vertical. State and explain which part of the ball the student should use when measuring h. सब लोग पार्ट 2 पढ़ो। देखो एटीपी का टेम्परमेंट ये होता है कि एटीपी में आपको थ्योरी नहीं लिखनी। जैसे अभी एक बच्चे ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि क्या वो ये चीज पूछ सकते हैं, तो मैं पहले आपको सबको ये बात पहले भी बताई थी, मैं रिपीट करूंगा कि हमने एटीपी के नोट्स अलग क्यों बनाए थे, क्योंकि एटीपी में थ्योरी नहीं आती। स्टेट न्यूटन्स लॉज, व्हाट इज डेंसिटी, मास क्या होता है, ये नहीं आता। एटीपी में वो चीज आती है जिसको आप कहते हैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर, बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज है। जैसे तुम ये सवाल पढ़ो, अब वो ये कह रहा है कि तुम बॉल की लेंथ कहां से मेजर करोगे। अब जरा स्क्रीन पे देखो, या तो हम इसको नीचे से मेजर करें, नीचे से, या फिर इसके ऊपर वाले कर्व से मेजर करें। अब जाहिर है बेहतर तो नीचे वाला पॉइंट है। नीचे वाला क्यों बेहतर है? जब तुम इधर आके देखो, तो जब बॉल जमीन को हिट करती है तो उसका नीचे वाला हिस्सा जमीन को लग जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप बॉल के लोअर मेनिस्कस ही को रीड करें। दिस इज द वे। आप एटीपी जब करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत आसान पेपर होता है। इसमें मेमोरी नहीं चाहिए होती, मतलब इसमें थ्योरी बहुत कम है। बस आप एक मर्तबा वो नोट्स पढ़ लें तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। आंसर लिखिएगा पार्ट 2, सब लोग आंसर लिखिएगा पार्ट 2। स्टेट एंड एक्सप्लेन विच पार्ट ऑफ द बॉल ऑफ द स्टूडेंट शुड यूज व्हेन मेजरिंग एच। तो लिखिएगा कि आंसर लिखिएगा he should use, the student should use, he should use, assuming a boy, he should use the lower part of the ball, he should use the lower part of the ball he should use the lower part of the ball as it comes in contact with the ground, as it comes in contact with the ground.
अब अगले पार्ट पे आ जाए। ऑन फिगर 1.1c मार्क एंड लेबल एच। अब जैसे मैंने कहा था, आप लोग अपने पास पास पेपर यूज करो, जो आपके पास पेपर है, और उस पर जाकर ऐसे एच मार्क करो। इसने बोला है कि ड्रॉ द पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट आई। इसका ताल्लुक है पैरेलक्स से ना, तो बिल्कुल सीधा बनाइएगा सामने, थोड़ा सा मेरा भी हिला हुआ है, बिल्कुल सीधा बनाइएगा कि पैरेलक्स एरर ना हो। Suggest two reasons why it is difficult for the student to measure h accurately. अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट आपको तब समझ आएगा जब आपके पास कोई भी बॉल हो ना, तो आप उसको अपने सामने गिराओ और गिराकर उसको उछलने दो, तो आप देखो कि आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, बॉल यहाँ पर रुकेगी नहीं, फौरन वापस जाएगी। बॉल पहले गिरेगी, गिरकर ऊपर जाएगी, फिर ऐसे उछलती रहेगी ना। तो ये बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि हाइट को निकालना क्यों मुश्किल है, क्योंकि जब बॉल गिरेगी तो गिरकर फौरन उछलेगी। ये इतनी तेजी से होगा कि आप जितनी देर में बॉल को यहाँ मीटर रूल पे लोकेट करोगे, बॉल तो वापस चली जाएगी।
ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं पेपर 4 में, जिनको हम कहते हैं कॉमन सेंस क्वेश्चंस। तो आप नंबर 1 लिखिएगा, नंबर 1 लिखिएगा कि बॉल, नंबर 1, बॉल स्टॉप्स एट द मैक्सिमम हाइट, ball stops at the maximum height for a very short interval of time। ये नंबर 1 लिखवा रहा हूं, ball stops at the maximum height for a very short interval of time for a very short interval of time। सर मैं ये द स्पीड ऑफ बॉल व्हिच इज वेरी फास्ट, इसकी वजह से उसको डिफिकल्टी हो। नहीं, असल में सवाल ये है कि आप एच कहाँ मेजर करोगी। जब आप एच मेजर करोगी तो फिर तो बॉल रुकेगी ना। ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल रुकेगी। जब बॉल रुकेगी तो आपको फौरन से हाइट देखनी है। ये स्पीड का मसला नहीं है, बल्कि मसला ये है कि बॉल गिरकर जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी इधर, तो एक लम्हे के लिए रुकेगी और फिर नीचे जाएगी। जब ये रुकेगी ना, आपको उस वक्त हाइट निकालनी है। तो लिखिएगा कि बॉल स्टॉप्स एट द हाईएस्ट पॉइंट फॉर अ वेरी शॉर्ट फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ये पहला रीजन है। दूसरा प्रॉब्लम, जो लोग बॉल से खेलते हैं और उनको ये पता है कि 100 सेंटीमीटर कितना थोड़ा सा होता है, तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसको आपको बैठकर जमीन पर देखना पड़ेगा। ये बॉल सीधा नहीं उछलती। जब आप लोग बॉल खेलते हैं ना, तो आप देखें बॉल, जैसे मैं स्क्रीन पे मूव कर रहा हूं, ये तो बिल्कुल सीधा है ना। बॉल ऐसे गिरती है और यूं चली जाती है, फिर गिरती है, फिर यूं चली जाती है, फिर यूं आ जाती है। ये तो ऐसे एज्यूम कर रहे हैं ना कि बॉल बिल्कुल सीधा उछलेगी। तो बॉल बिल्कुल सीधा होना जरूरी थोड़ी है। हो सकता है बॉल गिरे सीधा और गिरने के बाद यूं चली जाए। तो ये इसका एक और रीजन है। तो लिखिएगा कि नीचे लिखिएगा, द बॉल में, लिखिएगा कि द बॉल में rebound at an angle। नंबर 2, नंबर 2 लिखिएगा, द बॉल में rebound at an angle। चलें, अब देखिएगा, आगे पढ़ें। अब आगे एक टेबल आ रहा है जो मैंने आपके लिए फिल किया है ताकि टाइम बचे। द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एच। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एच he takes these readings for h, for he records the results। पहले कैपिटल एच है, फिर रिबाउंड का डिस्टेंस है, और ये 3 रीडिंग्स हैं। आप सबको पता है कि एवरेज कैसे लेते हैं। 3 नंबरों को ऐड करें। एवरेज लेने का तरीका सबको आता है कि देखो ये 3 नंबर है, इन तीनों को ऐड करो और ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। मैंने ये टेबल भर दी है, आप इसको स्क्रीन से कॉपी कर लो ताकि टाइम बच जाए।
अब जिन्होंने ये टेबल कॉपी कर लिया है, मतलब टेबल तो बेसिकली आपको उसी में अपडेट करना है। अगर आप पास पेपर यूज कर रहे हो ना, तो पास पेपर में आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब देखो, पढ़ो। For each value of h, the average value is h average, giving your values of average to 3 sig fig. आप इसको टेबल में डाल दो। अब कहते हैं on 1.3 plot a graph of h average on the y axis against h centimeter on x axis. Start your axis from 0,10. अगर आप नीचे जाकर देखेंगे तो मैंने आपके लिए स्केल बनाया है और ये 0,10 है, लेकिन अगेन वही बात, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब ये बड़ा ट्रिकी जुमला है, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर खाली लाइन लिखा हो तो वो तो कर्व भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे होंगे। मैं 2-3 मिनट देता हूं, अगर आप में से जो लोग ड्रॉ करना चाह रहे हो वो पहले अपना ये स्केल कवर कर लें, ये वाला स्केल बना लें और फिर प्लॉट करके मुझे व्हाट्सएप पे दिखा दें। तो सर 0-10 से तो शुरू हो ही नहीं सकता, हम 0-10 से तो लेकर जा ही नहीं सकते। तो वो तो 0-0 से वैसे भी नहीं जाएगा। 0-10 तो उसने खुद दे दिया है ना, वो तो क्वेश्चन अब नहीं है ना। 0-10 तो आपको रखना तो ही रखना। मतलब कौन से पॉइंट लेकर जाना? नहीं नहीं, और देखिए ओरिजिन की तो बात ही नहीं हो रही ना, ओरिजिन से गुजरने की बात नहीं हो रही, बात हो रही है स्ट्रेट लाइन बनाने की। जब आप पॉइंट्स लगाएंगे ना, जो लोग ड्रॉ कर रहे हैं अगर उनके पास बुक है, तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी कि 1-2 पॉइंट्स हल्के हल्के हिलेंगे, तो उनको हिलने दीजिएगा। बेस्ट फिट का मैंने नोट्स में यही लिखवाया था ना, कि बेस्ट फिट का मतलब ही ये होता है कि 1-2 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। जो लोग एक दो बच्चों ने 2-3 बच्चों ने शो किया है, बाकी लोग देखें, कोशिश करिए अगर वो बना लें तो मुझसे शेयर कर लें अपना आंसर। ये हर कोई नहीं कर सकता यार, ये भाई जीवन है।
सर जो वैसे तो 13 और 20 से स्टार्ट हो रहा है, मगर क्या नीचे एक्सटेंड करूं क्या लाइन को? नहीं, मैंने बोला कि एक्स एक्सिस को टच कर दें, जिसको भी टच हो रहा है इतना बढ़ा दें कि वो एक्सिस को टच हो जाए। मतलब कि उसको जहाँ उसका नोट वहीं भी है वहां पे भी खींच दूं? जो आपकी कहीं लाइन भी है खींच दूं? उसको रूलर से थोड़ा एक्सटेंड कर दें कि वो नीचे हाँ। आके एक्स एक्सिस को टच कर ले, बस इतना है। चलें अब ये So this has to be done every time, sir. This has to be done every time. हमेशा करना चाहिए कि ग्राफ ये एक्सटेंशन तक ले आना चाहिए। एक्स या वाई एक्सिस को कट करना इंपॉर्टेंट होता है। टच कर रहा हो वहां तक। चलें अब जरा देखिएगा कि द क्वांटिटी ई इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। जिन्होंने बनाया, थ्योरी शोज दैट ई इज कांस्टेंट यूजिंग 2 पॉइंट्स फ्रॉम द ग्राफ। अब इसमें बस ये सीखना चाहिए कि बाज़-औक़ात बच्चे क्या करते हैं कि वो टेबल से पॉइंट्स ले लेते हैं और वो पकड़ लेते हैं इस बात को, तो टेबल से कभी पॉइंट्स ना लें। कमेंट ऑन वेदर ई इज कांस्टेंट फॉर द स्टूडेंट रिजल्ट। जो तुमने ग्राफ बनाया है उससे वो पॉइंट्स मत लेना जो तुमने प्लॉट किए हैं। ये बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं क्योंकि फिर तो ग्राफ का मतलब ही खत्म हो गया। जो टेबल तुम्हें दिया हुआ था उससे पॉइंट नहीं लेने, ग्राफ से लेने और इस फॉर्मूला में डालने। तो अब जरा ये करके दें पार्ट नंबर ई जिन्होंने ड्रॉ किया है। अब जाहिर है कि मैं अगर आपको कोई वर्किंग दिखाऊंगा भी ना तो वो डिफरेंट होगी ना, क्योंकि हर हर बच्चे का ग्राफ डिफरेंट है। हर स्टूडेंट अपना ग्राफ ले और अगर मैं कोई वैल्यू दिखाऊंगा भी तो वो रैंडम होगी। मैंने एक सर सैंपल मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है मुझे मैंने समझ नहीं आ रहा। मैंने एक सैंपल वर्किंग की है। मैं फिर रिपीट करूंगा इस बात को, मैं चौथी मत रिपीट करूंगा कि ख्याल रखिएगा कि ये वैल्यूज आपके पास आना जरूरी नहीं है। आप अपनी वैल्यूज देखिएगा क्योंकि ये ट्रायल वैल्यूज हैं। मैंने आपको जब नोट्स बनवाए थे तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था परसेंटेज एरर का। अगर ये वैल्यूज क्लोज है, 100% तो कभी नहीं आएंगी, लेकिन अगर ये क्लोज हैं और एरर जो है वो 10% से कम है तो आप कह देंगे दे आर
कांस्टेंट, जैसे उसने पूछा था कि आर दे कांस्टेंट, और अगर आपका आंसर 10% से ज्यादा डिविएटेड है तो बिल्कुल साफ साफ लिख दें दे आर नॉट कांस्टेंट। पेपर में क्या होता है, जब पेपर खत्म हो जाता है तो बच्चे बाहर निकलते हैं, आप इसमें कंपेयर करते हैं पेपर 4 में, तो किसी ने लिखा है कांस्टेंट, किसी ने लिखा है नहीं कांस्टेंट, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जामिनर आपका ग्राफ देखेगा, आपके पॉइंट्स देखेगा और उससे जज करेगा। तो सब लोग इसको समझ के फिर कॉपी कर लीजिएगा और अपने पॉइंट्स को यूज करिएगा। चलो अब जरा इसको देखिएगा सब लोग, ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा। इट इज अबाउट अ रेन गॉज। बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है। एटीपी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो मेमोरी बेस्ड नहीं होते। ठीक है, आपने जिन लोगों ने पढ़ लिया, रेन गॉज इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेन दैट फॉल्स। द फिगर शोज अ टिपिकल रेन गॉज। द शेप ऑफ द रेन गॉज कॉजेज द स्केल टू बी नॉन लीनियर। कुछ लोगों को याद होगा मैंने नोट्स बनवाए थे लीनियर नॉन लीनियर पे। देखो अब तुम गौर से देखना, तुम्हें नजर आएगा कि इक्विडिस्टेंट मार्किंग नहीं है। यहाँ मार्किंग दूर दूर है और यहाँ मार्किंग करीब है, तो इसको कहते हैं, इसका मतलब है कि रेन गॉज नॉन लीनियर है। विद रेफरेंस टू फिगर 2.1 एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ नॉन लीनियर स्केल। तो आप इसको बताओगे देखकर कि जो जो डिविजन्स है ना वो इक्विडिस्टेंट नहीं है। तो आप आंसर लिखिएगा ए पार्ट 1, लिखिएगा कि the divisions are not of the same size
the divisions are not of the same size, चलो आगे पढ़ो। Suggest why this non-linear scale is useful in a rain gauge। अब ये जरा टेक्निकल क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, ऊपर से ये वाइड हो रहा है ना, तो शुरू में तो पानी आहिस्ता 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 ऊपर जाएगा, गॉज की डिवीजन बड़ी है, लेकिन जब ज्यादा पानी आता जाएगा तो आप गौर से देखें कि रीडिंग क्लोज हो रही है। गौर से देखें, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो इसका मतलब है जब ज्यादा पानी, तेज बारिश होगी, ज्यादा बारिश होगी, तो ये आपको ज्यादा अलार्मिंग दिखेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि लेवल तेज बढ़ रहा है, क्योंकि लेवल ही क्लोज कर दिया गया है। असल में ये क्यों करते हैं, क्योंकि आमतौर पे छोटी नॉर्मल लेवल की बारिश तो खतरा नहीं होती, जब ज्यादा बारिश होती है तो उस वक्त आपको ये खतरा होता है कि फ्लड हो जाएगा, तो ये उस वक्त ज्यादा अलार्मिंग होता है। तो लिखिएगा इसका आंसर, मैं पार्ट 2 का आंसर लिखवा रहा हूं। लिखिएगा कि रेन गॉज विल बी मोर सेंसिटिव फॉर अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेन। Rain gauge is more sensitive for a greater amount of rain on one day. The rain gauge measures 7.5 millimeter of rain. Show the level of water in the rain gauge. चलो अब इसको, ये आसान काम है, ये तो आसान होता है हमेशा। आप जाकर उस पे रेन गॉज पे मार्क लगा दो। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखो ऐसे ना, 6, 7, 8, 7.5 पे डॉट लगा दो।
A student pick up the rain gauge to read it. State one possible source of error. This cause. अब कहते हैं स्टूडेंट ने इसको ऊपर खींच लिया, जैसे कोई चीज जमीन में फिक्स हुई हुई है उसको सीधा ऊपर खींचा। जब स्टूडेंट इसको सीधा सीधा ऊपर खींचेगा तो नुकसान क्या होगा? पानी हिल जाएगा। अगर गिलास में पानी भरा हो और गिलास जरा सख्त सा रखा हो, आप उसको एकदम ऊपर खींचे तो लेवल हिल जाएगा। तो आंसर लिखिएगा, द लेवल ऑफ वाटर may change, the level of water may change सर इसमें पैरेलल एरर नहीं आ सकता? हाँ, इस वाले क्वेश्चन में पैरेलल एरर गलत नहीं, पैरेलक्स एरर तो एक मेमोरी आंसर, ये नहीं पूछ रहा वो कह रहा है जब उसको उठाएगा, वो तो उठा इसलिए रहा है कि पैरेलक्स एरर आ रहा होगा ना, वो नीचे पड़ा हुआ है। तो जब तुम किसी गिलास को या बॉटल को उठाते हो तो पानी हिल जाता है ना। सजेस्ट अ रीजन व्हाई द रेन गॉज इज मेड फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी है और मुझे उसको रीड करना है तो फिर तो ट्रांसपेरेंट होना ही चाहिए। एटीपी में इसी तरह के ना लो लेवल क्वेश्चंस आते हैं। हम आगे चल के जरा स्पीड से पेपर करेंगे और उस वक्त आप साथ साथ चलते जाएं, क्योंकि एटीपी का टेम्परमेंट थ्योरी बेस्ड नहीं होता। अब सी पार्ट 1 लिखो, so that water level can be recorded, so that water level can be recorded. C part 1, so that water level can be recorded. Has a spike. अब ये भी एक लो लेवल क्वेश्चन है। अगर आपने इसको जमीन में फंसाना है, जैसे आप जमीन में टेंट लगाते हैं या जमीन में कोई भी चीज लगाते हैं तो आप उसमें सुराख करते हैं ना, ताकि वो जाकर अंदर फंसे, तो उसका एक शार्प होना चाहिए ताकि वो अंदर घुस सके। तो जैसे आप जमीन में कोई भी चीज लगाएंगे, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप विकेट्स लगाते हैं, तो विकेट के आगे ये शार्प सा स्पाइक होता है। स्पाइक क्यों है? अगर स्पाइक नहीं होगा तो ये जमीन में अंदर ही नहीं जाएगा। तो आप लिखिएगा, सो दैट it fixes in the ground. आंसर लिखिएगा, so that it fixes in the ground. हमारी क्लास यहाँ पर खत्म है। ये हमारी पहली पास पेपर क्लास थी पेपर 4 पे। कुछ स्कूल्स ने बच्चों को पेपर 4 में एग्जाम्शन दिला दी है। अब जिन बच्चों ने एग्जाम्शन ले ली है वो चाहे तो ये क्लास ना ले, लेकिन वो जो नोट्स वाली क्लास है वो जरूर लेनी है, क्योंकि वो हर जगह हेल्प होती है। मेरा आज चूंकि पहली क्लास थी तो मैंने उसको स्लोली परफॉर्म किया। मेरा पॉइंट ये है कि आप ये अच्छे से याद कर लो कि जो पास पेपर है ना पेपर 4, ये थ्योरी बेस्ड नहीं है, ये मेमोरी बेस्ड है। अब वो जो नोट्स मैं बना रहा हूँ उनको मैं थोड़ा और भी अपडेट करूंगा। आपको सबको वो नोट्स जो है वो मेमोराइज करने। आज का काम यहीं तक है, हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।